नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, विषय है। हालांकि मेरे प्रोग्राम का नाम है महत्वपूर्ण मुद्दा, इसलिए मैं महत्वपूर्ण मुद्दा इस्तेमाल किया, लेकिन यह एक विषय है, चिंताजनक है, सोचनीय है और इस पर हर भारतीयों को अवश्य विचार करना चाहिए। भारतीय का मतलब भारत के नागरिक, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि यह देश ना तो भाजपा का है, न कांग्रेस का है, न सपा का है, न बसपा का है। यह देश भारत महान के रहने वाले नागरिकों का है। हमारे पूर्वजों के खून पसीने की कुर्बानियों पर सिंचित यह देश है, इसीलिए चिंता भी हमें ही करना है और हम ही करेंगे। चिंता क्या करना है? मेरे कल के वीडियो में था कि वीवीआर सुब्रमण्यम साहब, नीति आयोग के सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 24 तारीख को यह बताया कि हम जापान को आर्थिक मोर्चे पर पीछे छोड़ दिए हैं। हालांकि मुझे इससे कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज नहीं लगा, क्योंकि हमने तो यह भी सुना है कि हम दुनिया में सबसे आगे थे, सोने की चिड़िया थी, हमारे बहुत बाद लोग थे। हालांकि तब हमारी संस्कृति अमर थी, हमारे संस्कार अक्षुण थे, वो अब नहीं रहे। तो गिरावट अगर हमारे अपने में आई है तो आर्थिक मोर्चे पर भी आएगी। हम आज तीसरे, चौथे, पांचवें पर आकर के इतरा रहे हैं, वो आदमी जो पहले का था और हमारे बाद लोग थे। मैं अगर इस विषय पर वीडियो में बात रखने लगूं कि क्या हुआ कि हम पहले से कहां फिसल गए, मेरा जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली था, ज़्यादा महंगा था, और अब डॉलर के मुकाबले लुढ़कता 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 यहाँ तक चला गया कि अब उसको लुढ़कने से रोकने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है। मेरा यह विषय है। मैं सुब्रमण्यम शाम, चूंकि कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं है, वो एक अधिकारी हैं और वो अगर बोले हैं तो सच ही बोले होंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की आवश्यकता नहीं है, उनको चुनाव के माध्यम से नहीं आना है। हालांकि उनकी नियुक्ति उन्होंने किया है जो चुनाव के माध्यम से नियुक्त करते हैं, तो यह एक विषय तो है ही है। लेकिन फिर भी एक बात हम जरूर आपको बता दें कि अधिकारी वर्ग अभी भी वोट की चिंता के बगैर कुछ काम करते हैं, कुछ बात करते हैं। सुब्रमण्यम जी के हम उसी श्रेणी में नाम रखते हैं। विषय है कि अगर वाकई यह सत्य है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, और यह भी सत्य है कि हम 80-85 करोड़ लोगों को अपाहिज बना चुके हैं। अपाहिज वही नहीं होता जो विकलांग होता है, जिसके हाथ पांव टूटी होती है, जो अंधे होते हैं, जो किसी तरह से अपंगता होती है। नहीं, वह कुदरत के मारे अपाहिज होते हैं। यहाँ सरकार के बनाए अपाहिज देश में डेवलप हो रहे हैं। हमने एक पिक्चर देखा था, साउथ इंडियन पिक्चर था, अपरिचित, जिसमें हीरो का पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, लेकिन वो 2 लाइन आपको बताता हूं जो यहां बताना जरूरी है। वो सब लोगों को मारता है और कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं एक बड़े से स्टेडियम में, सब लोग आए और ये लाइव टेलीकास्ट हो मेरा। तो लाइव टेलीकास्ट होते हुए 2-3 लोगों को इंटरव्यू ले रहा है। एक आदमी से पूछ रहा, वो पी के गिरा हुआ है, तो बोला कि तुम क्या करते हो? बोला हम पीते हैं। क्यों पीते हो? बोला मेरी बीवी काम करती है, बच्चे भीख मांगते हैं, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पीने भर का इंतजाम हो जाता है। तो हीरो कहता है कि फिर ऐसे कीड़े मकोड़ों को मार देने में क्या बुराई है, बोझ कम होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई उसकी बीवी कमा रहे हैं घर में बर्तन मांज करके, और बेटा कमा रहे हैं सड़क में भीख मांग करके, उसको क्या जरूरत है? शाम का खाना पानी और 2 बोतल दारू का व्यवस्था हो जाता है, वो उसका दुनिया उतने में सीमित है। हमारी सरकारों ने भी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की नीति को आगे रखते हुए देश में 80-85 करोड़ लोगों को
लापरवाह, बेपरवाह और निश्चिंत करने का काम कर रही है। सरकारों को इससे यह फायदा है कि 80-85 करोड़ लोगों को हम अनाज दे करके वोट खरीद लेंगे और वो मेरा पुख्ता वोट बैंक हो जाएगा। क्योंकि आरक्षण की बात भी तो हमने वोट बैंक की वजह से आज तक बढ़ाए रखे हैं। जब आरक्षण का प्रावधान हुआ था तो हुआ था कि भाई कोई जो कथित तौर पर अगर कोई पिछड़ा है, हालांकि मैं आज भी उसको नहीं मानता कि कोई पिछड़ा है, लेकिन अगर कोई होगा, हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं ने अगर कहा है तो हमारे सीनियर हैं और हम संस्कारी लोग हैं, अपने सीनियर को झुठलाते नहीं हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ कि हाँ वो सत्य थे, उनको लगा होगा कि कोई पिछड़ा है। तो उन्होंने 10 साल का एक प्रोविजन किया कि भाई बैकवर्ड क्लासेस को 10 साल का एक सहारा दिया जाए। वो बदस्तूर आज तक जारी है। 10 से लेकर के 50%, कहीं कहीं 60 और 80% हो गया है और अब उसको 100% करने का भी साजिश चला जा रहा है ड्यू टू वोट बैंक। क्योंकि उस आरक्षण के आधार पर रामविलास भी है और उनका बेटा चिराग पासवान भी है, लालू भी है, उनका बेटा तेजस्वी भी है, जिनका भी अलग अलग किस्सा सुन रहे हैं। तो आरक्षण से उन्हीं लोगों का नुकसान है जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, क्योंकि मैं तो आरक्षित वर्ग पर चुनाव लड़ ही नहीं सकता, लेकिन आरक्षित वर्ग पर रामविलास के बाद चिराग पासवान लड़ा। कोई और दलित का बच्चा वहां पर लड़ने के लायक पाया ही नहीं गया, क्योंकि उन लोगों ने उनको लड़ने के लिए मौका ही नहीं दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा था। मैं आज संविधान के उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुफ्तखोरी पर बात कर रहा हूं। तो अगर 80-85 करोड़ लोगों को हम काम से अलग हटा करके जापान को पीछे छोड़ सकते हैं, तो अगर हम सब लोग काम करें तन मन और पूरी समर्पण से, तो हम दुनिया को पीछे छोड़ने में कितना देर लगाएंगे। हमारे पास मेहनती नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं और दुनिया की टॉप विश्वविद्यालय के मुकाबले से भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय समूह है हमारे पास BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हमारे पास JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, अनामाला यूनिवर्सिटी है, बहुत है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, यादवपुर कॉलेज है, बहुत से ऐसे हैं प्रकार जहाँ सिर्फ दुनिया को आकर्षित करने वाले विद्यार्थी बनते हैं। IIT और IIM हमारा तो दुनिया में उसका कोई मुकाबला ही नहीं, इसलिए उसका मैंने नाम ही नहीं रखा, क्योंकि ऐसे बड़े विश्वविद्यालय का नाम रखा कर जिसका मुकाबले में दुनिया में ना हो। लेकिन अगर मुझे 2 टाइम का भोजन मुफ्त मिलेगा, दवाई मुफ्त मिलेगा, आवास मुफ्त मिलेगा, 5 लाख रुपए का इमरजेंसी में काम आने वाला बीमा मुफ्त मिलेगा, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। तो सोचिए कि सिर्फ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और ऐसे ही कोई 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों ने अगर तन मन और समर्पण से मेहनत किया तो हम जापान को पीछे छोड़ दिए। अगर सरकारें इस विषय पर विचार कर ले और देश हित को आगे और वोट हित को पीछे कर दे, तो वो यह विचार करेगी कि भाई 80-85 करोड़ गरीब अगर हैं तो सरकार को डूब मरना चाहिए कि 75 साल में हम अपने सभी नागरिकों को 2 टाइम का रोटी खिलाने भर का भी व्यवस्था नहीं दे चुके। यह इतराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात है। और इस बात में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राहुल गांधी को दोष देने से नहीं चलेगा, क्योंकि 10 साल से तो हम भी हैं, हम मतलब नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोष तो वही दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जवाहरलाल से गलती हो गई, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी से हो नहीं पाया, मनमोहन सिंह करने के लायक ही नहीं थे, तो कम से कम आप तो थे। और अगर आप थे तो उसमें क्या होगा, आपने क्यों नहीं किया, आपको यह करना चाहिए था। इसलिए आप करिए और लोगों को इसका वो करना होगा। तो इस विषय पर हम यह विचार करें कि सरकारों को वोट बैंक की चिंता छोड़ करके भारत के समस्त नागरिकों को काम पर लगाने का व्यवस्था देना चाहिए। और अगर समस्त नागरिक काम पर लग जाएंगे तब जाकर के हमारा देश स्वर्णिम विकास कर पाएगा। मैं सिर्फ सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय पर विचार करिए और सरकार से पहले सरकार बनाने वालों से करवर्ध प्रार्थना है कि अपने सरकारों पर दबाव बनाइए कि 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके विकलांग बनाने से बढ़िया है
कि उनको काम पर लगाइए, उनको देश की प्रगति के मेन स्ट्रीम में लाइए और तब जा करके दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करिए। हम जरूर बनेंगे, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है कि कुछ परसेंट लोगों के काम करने पर हम जापान को पीछे छोड़ सकते हैं, तो सभी लोगों के काम करने पर हम क्या क्या कर सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट है, हम दुनिया के बहुत जनसंख्या वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी हमने सीमाशील नहीं किया है। जो आ रहा है उसको आने दो, इस विषय पर भी विचार किया जाए, क्योंकि अप्रवासी लोग और अवैध घुसपैठिए दुनिया के लिए खतरा है, वो हमारे लिए भी है। हम वोट बैंक के लिए उन पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि कोई उसका वोट बैंक है और कोई उस पर वोट बैंक तैयार करता है। मतलब वो अप्रवासी और घुसपैठिए जो हैं, वो सब लोग, दोनों तरफ के लोगों को फायदा करता है। यह भी एक देश विरोधी कृत्य ही है। इस पर भी विचार करिए, तब जाकर के सही मायने में हम विकसित राष्ट्र हो पाएंगे। इस पर विचार करिए, मैं कर रहा हूँ और जब तक यह नहीं होगा मैं करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।